नमस्कार। हम अपने हिंदी विषय के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं रासो साहित्य। आदिकाल में रासो ग्रंथ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदी के प्रारंभिक काल में निरंतर एवं निर्बाध रूप में रासो लिखे गए। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत प्रचलित हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार गार्सा दा तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन शब्द से मानते हैं। शुक्ल के अनुसार बीसलदेव रासो में रसायन शब्द बार बार आया है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से तथा आचार्य चंद्रवली पांडे एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति बताई है। तो यहाँ पे अलग अलग शब्दों से रासो शब्द की व्युत्पत्ति विद्वान बताते हैं। जैसे गार्सा दा तासी ने किससे बताई है? राजसूय शब्द से, ये याद रखने योग्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताई है रसायन शब्द से। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से। नरोत्तम स्वामी ने किससे? रसिक शब्द से। आचार्य चंद्रवली पांडे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के रासक शब्द से। द्विवेदी ने कहा रासक वस्तुतः एक विशेष प्रकार का खेल या मनोरंजन है। रास में भी वही भाव है। वास्तव में रासो राजस्थानी भाषा डिंगल में राजाश्रय कवियों, विशेष रूप से चारण जाति के कवियों द्वारा युद्धों का चित्रण, वीरता के यशोगान की अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से धारा प्रवाह ओजस्वी भाषा शैली में लिखा गया काव्य है। आचार्य शुक्ल ने रासो ग्रंथों के आधार पर ही हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण वीर गाथा काल के रूप में किया। वीर गाथा काल में प्राप्त रासो कृतियाँ हैं खुमान रासो, हमीर रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो आदि। खुमान रासो आदिकाल की इस रचना का समय है 9वीं शताब्दी। इसे चित्तौड़गढ़ नरेश खुमाण के समकालीन कवि दलपत विजय द्वारा रचित माना गया है। किंतु कुछ विद्वान इसे 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। इसमें 17वीं शताब्दी के राजा राज सिंह का भी वर्णन है। लेकिन 870-890 के समय बगदाद के धर्मगुरु खलीफा आल मामू के द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण का भी वर्णन है। ऐसा लगता है कि 9वीं शताब्दी के बाद प्रक्षिप्त अंश बाद में जोड़े गए हैं। इसमें खुमान द्वारा खलीफा को परास्त करने का वर्णन है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की धारा भी बही है। इसकी भाषा भी डिंगल है। और खुमान रासो की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं संदेशा पिन साहिबा पाछो फिरिए ना दे है, पंछी घालिया पिंजरई घूटन रो संदेह है। अगला है हमीर रासो। कवि शारंगधर कृत हमीर रासो रणथंभौर के राव हमीर देव के शौर्य की गाथा है। इसका समय है 13वीं शताब्दी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1301 में रणथंभौर पर किए गए आक्रमण का वृतांत बताया जाता है। प्राकृत पैंगलम में इसके कुछ छंद मिलते हैं। इसकी कृति उपलब्ध नहीं है। तो हमीर रासो के रचयिता कौन है? शारंगधर। और इसमें रणथंभौर के राव हमीरदेव के शौर्य का वर्णन है। बीसलदेव रासो इस कृति के रचयिता कवि नरपति नाल्ल हैं। इसकी रचना कुछ विद्वानों ने विक्रम संवत 1272 मानी है, जिसका प्रमाण कृति में दिया गया है। 1272 मंझारी जेठ बधी नवमी बुधिवारी, नाल रसायन आरंभई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। लेकिन अधिकतर विद्वान
विक्रम संवत 1212 में इसकी रचना काल स्वीकारते हैं। इसमें अजमेर के चौहान वंशीय राजा बीसलदेव का विवाह मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से हुआ, किंतु राजमती और बीसलदेव में आपसी संवाद के कारण बीसलदेव राजमती को छोड़कर उड़ीसा चला गया। वह 12 वर्ष तक वहीं रहा। इस कृति में राजमती की विरह गाथा है। रानी राजमती नारी गरिमा से युक्त एक संस्कारित स्त्री है और बीसलदेव सामंती जीवन का अभिमानी राजा। इस काव्य की भावभूमि निश्चल प्रेम एवं नारी स्वाभिमान की भावना से ओतप्रोत है। परमाल रासो कवि जगनिक कालिंजर चंदेल राज्य के राजा परमार्दी देव का राज्याश्रयी कवि था। इसी के यहाँ बनाफर शाखा के 2 क्षत्रिय वीर आला और उदल रहते थे। इन दोनों वीरों की युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने पर जगनिक कवि ने अद्भुत शौर्य गाथा को काव्य में लिखा। इसे आला खंड के नाम से भी जानते हैं। इसकी रचना 13वीं शताब्दी की मानी जाती है, किंतु इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। विजयपाल रासो विजयपाल रासो को मिश्र बंधुओं ने संवत 1355 का ग्रंथ माना है, जिसकी रचना कवि नल्ल सिंह ने की है। इसमें राजा विजयपाल की विजय यात्राओं का वर्णन है। कुछ विद्वान इसे 16वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। इसमें 42 छंद मिलते हैं, किंतु यह कृति अपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल की सुप्रसिद्ध रचना चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एक विवादास्पद कृति है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण मिलते हैं। इससे यह पता लगाना कठिन है कि इनमें से प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर 2 पक्ष हैं। एक पक्ष उसे पूर्णतया अप्रामाणिक मानता है, जिसके समर्थक हैं कविराज श्यामलदास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर बूलर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किंतु रामचंद्र शुक्ल इसे वीरगाथा काल की रचना मानते हुए इसके महत्व को नकार नहीं सके, तो ये सभी इसको अप्रामाणिक मानते हैं। इन्होंने तो यानी शुक्ल ने तो चंद्रवरदाई को हिंदी का पहला कवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। और जो दूसरा पक्ष है जो कि इसे प्रामाणिक मानता है, दूसरा पक्ष वह है जो इसे प्रामाणिक मानते हैं। इस मत के समर्थक हैं बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बंधु तथा कर्नल टॉड। और तीसरा पक्ष पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानता है। इस संबंध में आधुनिकतम एवं ठोस मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। द्विवेदी का मत है कि रासो की संवाद शैली अन्य रासो ग्रंथों यथा संदेश रासक से मिलती है। रासो में 12वीं शताब्दी की भाषागत प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। यह शुद्ध ऐतिहासिक ना होकर काव्य ग्रंथ है। रासों में वे सर्ग प्रामाणिक हैं जिनका प्रारंभ शुक शुकी संवाद से होता है। ये प्रामाणिक अंश बाद में जोड़े गए हैं। चंद्रवरदाई ऐसे सहज प्रफुल्ल कवि के रूप में दृष्टिगत होते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी जीवन रस सींचते रहते हैं। अतः द्विवेदी ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो एकदम अप्रामाणिक पुस्तक नहीं है। इसकी कुछ प्रामाणिकता प्राप्त होती है, जैसे आरंभिक अंश, इच्छिनी विवाह, शशिव्रत का गंधर्व विवाह, संयोगिता का जन्म विवाह। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो की कथा ऐतिहासिक है। चंद्रवरदाई चौहान वंशीय पृथ्वीराज चौहान के प्रिय सखा एवं दरबारी कवि थे। जब शहाबुद्दीन गौहरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया, तब पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए चंद्रवरदाई स्वयं भी साथ गए और शब्द वेदी बाण चलाने में कुशल पृथ्वीराज का कौशल गजनी में दिखाया।
इस शब्द भेदी बाण के पश्चात दोनों मित्रों ने वहीं प्राण त्याग दिए। इसमें पृथ्वीराज की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम का सुंदर चित्रण है। इस कारण यह महाकाव्य की श्रेणी में आता है। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के साथ जाते समय अपने इस ग्रंथ को पुत्र जल्लन के हाथ में सौंप गए थे। पुस्तक जल्लन हत दे, चली गज्जन नृपकाज। आदिकाल की अन्य रचनाएं एवं कवि। संदेश रासो। संदेश रासो के रचयिता अब्दुल रहमान यानी अदहमान हैं। यह अपभ्रंश का महाग्रंथ है। इसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ साहित्यिक छटा भी बिखरी पड़ी है। संदेश रासों में हृदय की मर्म वेदना का चित्रण है। इस प्रकार के प्रामाणिक ग्रंथ साहित्य के अंधकार में एक ज्योति का कार्य करते हैं। यह वीरस के काव्यों से भिन्न परंपरा का रासो है। इसमें विरहिणी के वियोग की मार्मिकता है। एक विरहिणी एक पथिक के साथ अपने पति के पास संदेश भेजती है। द्विवेदी लिखते हैं कि इस संदेश में ऐसी करुणा है जो पाठक को बरबस आकृष्ट करती है। इसमें कुल 216 छंद हैं। प्राकृत पेंगलम। इस ग्रंथ के संकलन करता है लक्ष्मीधर। इसमें आदिकालीन साहित्य का स्वरूप दिखाई देता है। इसमें विद्याधर, शारंगधर, जज्जल एवं बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संग्रह है। विद्याधर काशी में कान्यकुब्ज दरबार में एक बहुत ही कुशल एवं विद्वान मंत्री थे। यह जयचंद के विश्वास पात्र मंत्री थे। दूसरा महत्वपूर्ण कवि शारंगधर है। इन्होंने एक सुभाषित ग्रंथ की रचना की जो शारंगधर पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। शुक्ल जी ने इसी शारंगधर के द्वारा रचित हमीर रासों की चर्चा की है। तीसरा महत्वपूर्ण जज्जल नामक कवि है। जज्जल भणई पद से राहुल जी इसे जज्जल कवि की रचना मानते हैं। हमीर कज्जू जज्जल भणई, कोहाणल मुहम्मद जलऊ। चौथा कवि जो है इसमें बब्बर है। यह 11वीं शताब्दी का कवि है। यह राजकर्ण कलचुरी के दरबारी कवि थे। इसका निवास स्थान त्रिपुरी था। इनका कोई विशिष्ट ग्रंथ नहीं मिलता है। प्राकृत पेंगलम एक प्रामाणिक ग्रंथ है, इसलिए आदिकाल हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। ढोला मारूरा दूहा। यह 11वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना है। कवि कुशल लाभ द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का एक प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा है। कछवाहा वंश का राजा नल का पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था और पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवणी 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह हो गया। ढोला के युवा होने पर उसका विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो जाता है। मारवणी अर्थात मारू ढांडियों गांव-गांव में जाकर गीत गाने वाली एक प्रकार की जाति है। मारू ढांडियों के साथ ढोला तक संदेश पहुंचाती है। तब ढोला अपनी मारवणी मारू को लेने के लिए पुंगल देश जाता है और तब मारू से मिलन होता है। ढोला मारूरा दूहा आज भी अत्यधिक लोकप्रिय है। यह श्रृंगार रस का काव्य है। इसमें भाव, गांधीर्य और राजस्थानी भाषा का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। साहित्य में यह उक्ति प्रचलित है, सोरठियो दूहो भलो बती मरवण री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। अगला है खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। खुसरो इनका उपनाम था। इनका जन्म गांव पटियाली जिला एटा में हुआ। इनका समय गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक का रहा है। ये विनोदी स्वभाव, मिलनसार एवं उदार व्यक्ति थे। इनमें सांप्रदायिक कट्टरता नहीं थी। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे।
इनको गुरु औलिया की मृत्यु के समाचार मिले तो उनकी कब्र के पास पहुँचे और कहा, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु देश। इनके पास जो कुछ था सब लुटा दिया और स्वयं अपने गुरु औलिया की मजार के पास बैठ गए। इनकी मृत्यु पर इनकी कब्र भी औलिया की कब्र के पास ही बनाई गई। खुसरो को अरबी, फारसी, तुर्की एवं हिंदी का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने खालिक बारी पहेलियाँ लिखी जो लोक साहित्य में बहुत प्रचलित हुई। खुसरो की पहेलियाँ हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती इसके एक न गिरे। ये पहेली है और इसका उत्तर है आकाश। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर को खाए। ये क्या है? फूट। पांचों के सिर काट दिए, न मारा न खून किया, नाखून। अगले कवि हैं विद्यापति। आदिकाल के विशिष्ट कवि मैथिल कोकिल विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के गांव बिस्पी में हुआ। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। महाराज शिव सिंह तथा उनकी रानी लखीमा देवी शैव मत की अनुयायी थी। विद्यापति भी शिव भक्त थे। इनके बहुमुखी व्यक्तित्व में पांडित्य, कला, साहित्य, रसिकता, भावुकता का अद्भुत समन्वय है। इन्हीं गुणों के कारण महाराज शिव सिंह ने इन्हें अपना सखा व सभा कवि बनाया। विद्यापति ने अपने आश्रयदाता की वीरता पर कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका नामक 2 ग्रंथ लिखे। इसमें वीर रस के साथ साथ कहीं कहीं श्रृंगार की छटा भी दिखाई पड़ती है। इन कृतियों में अपभ्रंश के स्थान पर अवहट्ट भाषा का प्रयोग किया गया, अतः ये दोनों अवहट्ट भाषा के ग्रंथ हैं। कहते हैं कि रानी लाखीमा देवी के कहने पर इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति के रूप में विद्यापति पदावली की रचना की है। इसमें माधुर्य भाव भरा संगीत है, इसी कारण इनको अभिनय जयदेव भी कहते हैं। विद्यापति पदावली को कई विद्वान भक्ति रस की न मानकर श्रृंगारिक मानते हैं। श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामरक्ष वेनीपुरी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। इनका एक उदाहरण द्रष्टव्य है। कामनी कराय सनाने, हेरी तही हृदय हने पंचबाने, चिकुर गरे जलधारा, जनिमुख सनी उर रोए अंधारा। इसे देखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं, विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वह संधि में ईश्वर कहाँ, सधय स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। किसने कही ये पंक्तियाँ? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किंतु कुछ विद्वान इनको भक्त कवि मानते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित हरिप्रसाद शास्त्री, पंडित शिवनंदन ठाकुर, प्रोफेसर जनार्दन मिश्र तथा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक एवं भक्ति साहित्य के मर्मज्ञ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की चर्चा भक्त कवियों के प्रसंग में की है। उनकी पदावली को धर्म ग्रंथ एवं भक्ति साहित्य में नई प्रेरणा देने वाला माना है। बंगाल, असम एवं उड़ीसा के वैष्णव भक्तों का यह विशेष प्रिय ग्रंथ रहा है। जय जय शंकर, जय जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष, जयति अध नारी। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश होकर गिर जाते थे। इसलिए तो विद्यापति की पदावली चैतन्य संप्रदाय में धार्मिक ग्रंथ के समान पूजित है। पूर्वी भारत में वैष्णव संप्रदाय में विद्यापति के पदों का भक्तिपरक भजनों के रूप में ग्रहण होना भक्ति भावना का प्रमाण है। विद्यापति आदिकाल के उत्तरार्ध में संक्रांति काल के कवि होने के कारण विगत और अनागत युगों के साहित्य का सहज प्रतिबिंब इनके काव्य में परिलक्षित होता है।
धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।